Good evening, everyone. Myself, Kishan Jha. I am going to present investment fundamentals topic today. So, basically, I would like to know from you what is investment first. So, I would prefer if juniors could answer because seniors might have a rough idea. We'll start from juniors or anybody from unless finance field, other than finance field. What is investment? If anybody can answer in juniors. इन्वेस्टमेंट मतलब वही कि जिसके रिटर्न में हमको इन फ्यूचर कुछ मिले उसको इन्वेस्टमेंट। मीन्स कैसे आप एफडी को इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो? एफडी नहीं, बट मतलब या टू सम एक्सटेंट, बट एक सेफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। किसी को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पता है? सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या दोनों सेम है? इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देता है इंटरेस्ट के फॉर्म में और सेविंग से नॉट अकाउंट बोल रहा हूँ मैं। I feel like savings is for your emergency funds and investments is for long term which gives you benefits. सम एक्सटेंट वी कैन से दैट, बट दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है क्योंकि सेविंग्स एक ऐसा अमाउंट है जो आप बहुत सेफ खेलते हो कि हाँ भाई मुझे ये अमाउंट रखना है फ्यूचर के लिए, या ये अमाउंट मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकता है तो वो मेरे सेविंग्स में काम। इन्वेस्टमेंट जनरली वी डू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि हाँ मेरा एक गोल स्पेसिफाइड है कि मुझे ये चीज खरीदना है तो मुझे एक सर्टन हायर रिटर्न चाहिए तो मैं इन्वेस्ट करूंगा एक इसमें। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन टॉपिक नाउ। इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये छोटा छोटा अमाउंट हमें यहाँ दिख रहा है कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है। हम कवर क्या करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल टॉपिक्स में? तो सबसे पहली चीज है बेसिक कंसेप्ट जो मैं आज कवर कर रहा हूँ, बाकी ये हम हर फ्राइडे एक एक टॉपिक कवर करेंगे डिटेल में। तो आज मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बेसिक एंड कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ना कि हम पूरा इन्वेस्टमेंट का ये देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग कैपिटल इनटू फाइनेंस। मींस बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें कुछ रिटर्न्स मिले। कुछ रिटर्न्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक सर्टेन मिनिमम रिटर्न मिले। रिटर्न हम किस फॉर्म में देख रहे हैं कि रिटर्न हमें मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिले जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम का भी पार्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया, तो एफडी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो सेफर इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे 6% 7% का रिटर्न देगा जो एक कंसिस्टेंसी से देगा। वहां पे रिस्क भी नहीं है बट रिटर्न भी नहीं है। बट वही अगर मैं कहीं शेयर मार्केट में या रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहां मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। रिस्क है बट रिटर्न भी ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रिस्क एंड रिटर्न। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना आपको रिटर्न के चांसेस है। बट हाँ, रिस्क कितना लेना है इसका भी आपका पर्सनल एपिटाइट हो सकता है। किसी का इन्वेस्टमेंट मींस रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। फॉर या उसमें रिकॉर्ड के लिए ये करा कि उसमें क्लियरेशन क्या है कि हम लोग ये बोलते हैं अपना वॉइस उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हायर रिस्क लेते हैं ताकि हमें रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिले। अगर रिटर्न्स हम एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा वो रिस्क और रिटर्न में। अगर मैं ज्यादा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है मेरा तो मैं रिटर्न भी ज्यादा कमा सकता हूँ। बट मेरा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अगर कम है तो मैं सेफर इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाऊंगा। जैसे एफडी या सेविंग्स अकाउंट में मुझे 3 to 4% मिलता है, बट मुझे श्योरिटी है कि वो 4% मुझे मिलेगा ही विदाउट एनी रिस्क। मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो, मार्केट क्रैश हो जाए, बट सेविंग्स में या एफडी में मुझे एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलने ही वाला है, दैट इज कंफर्म। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग कैपिटल इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और असेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग रिटर्न ओवर टाइम। तो एक तो हमारा असेट क्रिएट होगा, ऊपर से उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ एक तो रियल स्टेट का प्राइस बढ़े, दूसरा वहां से मैं रेंटल इनकम जनरेट कर सकूं। तो डिप्लॉय कैपिटल फॉर फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन, मैंने अपना कैपिटल कहीं इन्वेस्ट किया ताकि मुझे रिटर्न्स मिल सके। अर्न रिटर्न थ्रू इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। सेम रियल स्टेट का एग्जांपल कि कैपिटल एप्रिशिएट होगा। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। एफडीज में कर रहे हो या बॉन्ड्स में कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो आपको ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है, और वहां पे कितना रिस्क है वो एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का ये है कि मैं इन्वेस्ट करूं बट मेरा रिस्क बेरिंग कैपेसिटी नहीं है तो मुझे वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले पूरा मुझे एनालाइज करना चाहिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वहां से मुझे वो रिटर्न मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे आपने सुना होगा रिसेंट में मार्केट्स में क्या होता है कि हम आपको 20% रिटर्न देंगे, हम आपको 30% रिटर्न देंगे, बट मार्केट एक्चुअल में आपको 8 to 10% रिटर्न दे रहा है, 12% रिटर्न दे रहा है। बट लोग क्या करते हैं, वहां पे मुझे 30% रिटर्न मिल रहा है, मैं वहां पे जाता हूँ, वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 30% का रिटर्न मिलेगा। तो ये लालच देते हैं लोग। बट जहां ऐसे चांसेस है कि रिस्क मीन्स रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं वहां बट ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। तो चांसेस है कि आपका जो एक्चुअल फंड्स है वो भी आपके पास ना रहे, क्योंकि ज्यादा लालच के चक्कर में हम क्या करते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग का डिफरेंस हम देखते हैं। सेविंग्स में क्या है, कीप मनी इन सेफ प्लेसेस। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने एफडी का या सेविंग्स अकाउंट का, आपको रिटर्न भी कम मिलेगा बट रिस्क नहीं है। जो भी 3% 4% मिल रहा है या 6% मिल रहा है वो मेरा सेफर इन्वेस्टमेंट है। वो सेविंग्स भी बोल सकते हो आप उसको, कि कल को अगर मुझे रिक्वायर्ड है मैं तो तुरंत निकाल सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज कटेगा कि हाँ जो बैंक के चार्जेस होंगे वही, बट वो पूरा अमाउंट मुझे मिलेगा। यहाँ पे रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। बट इन्वेस्टमेंट डिप्लॉइंग कैपिटल, आप अपना एक कैपिटल डालते हो, यहाँ पे फोकस ही लॉन्ग टर्म होता है। जनरली शॉर्ट टर्म में हम फोकस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं करते, सेविंग्स के पर्पज से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल को ही ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो हायर रिस्क हायर रिटर्न पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मैंने इसके फॉर्म से बताया है, चार्ट फॉर्म से। अगर आप देखोगे तो जितना लो रिस्क उतना लो रिटर्न, अगर हायर रिस्क हायर रिटर्न, चांसेस भी उतने ही रहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, रियल स्टेट का एग्जांपल, या आप शेयर मार्केट का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली किसी शेयर का प्राइस अगर आज 5 रुपए है तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो। एग्जाम्पल के लिए कोई टिप्स या ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस या टाटा के किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। श्योरिटी नहीं है बट देगा जनरली, अगर मैं 5 साल 10 साल के टर्म पीरियड के लिए रख रहा हूँ तो। आज मैंने 200 पे लिया, कल जाके वो 190 हो जाएगा, बट लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर मैं देखूंगा तो 200 का 300 350 400 होगा, और प्लस कुछ ना कुछ मुझे डिविडेंड्स या बोनस के फॉर्म में भी मिलता रहेगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के भी चांसेस रहते हैं, और खास करके रियल स्टेट में बहुत। अभी तो फिलहाल रियल स्टेट रिटर्न्स कम दे रहा है एट करंट सिनेरियो, बट पहले आज से 20 साल पहले का जो सिनेरियो था, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसमें ही था, रियल स्टेट्स में ही माना जाता था कि अच्छा रिटर्न भी दे रहा था और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा था। इनकम जनरेशन, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड के थ्रू या इंटरेस्ट के थ्रू आपको, अगर इसमें डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में कर रहे हो तो इंटरेस्ट के थ्रू मिलेगा, शेयर्स में कर रहे हो तो डिविडेंड के थ्रू मिलेगा। ये सब हम डिटेल में देखेंगे आगे नेक्स्ट इसमें, अगर जो भी मेरा फ्राइडे होगा उसमें हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट के सारी चीजें। अभी फिलहाल मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ खाली। तो इनकम जनरेशन भी होता है। थर्ड, वेल्थ प्रिजर्वेशन, यहाँ वेल्थ प्रिजर्व हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के बहाने क्या हो रहा है, आपका एक वेल्थ एक साइड में आप जमा कर रहे हो कि हाँ यहाँ से मुझे एक सर्टेन रिटर्न भी मिल रहा है, प्लस साइड बाय साइड में ना कुछ सेविंग्स भी हो रहा है, मीन्स ऐसा आपका वेल्थ प्रिजर्व हो रहा है। लिक्विडिटी, अगर मुझे कुछ इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है तो मैं खुद का इन्वेस्टमेंट बेच सकता हूँ। रियल स्टेट के केस में क्या होगा, आपको एक टाइम लग सकता है बेचने के लिए, वो रियल स्टेट बिकने में टाइम लगेगा, बट इन केस अगर शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह में है तो लिक्विडिटी भी इजीली रहती है। हाँ, डिपेंडिंग कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म रखा है तो चांसेस है कि थोड़ा मार्केट पे डिपेंड करेगा कि ऊपर नीचे है तो रिस्क के चांसेस है, बट अगर लॉन्गर ड्यूरेशन में देखूं मैं तो जनरली वो प्रॉफिट देके ही जाएगा और लिक्विडिटी भी इजीली रहता है। और करंट सिनेरियो ऐसा है कि आप जब चाहे तब वो बेच सकते हो अगर मार्केट ओपन टाइम है तो लिक्विडिटी के भी अच्छे स्कोप है वहां पे। इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन, तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम कब कंसिडर कर सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है। तो जनरली आप अपने गोल्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। अगर मेरा कोई छोटा मोटा गोल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एक्टिवा लेना है, 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख 1,10,000, तो मैं शॉर्ट टर्म गोल रख सकता हूँ कि मैं हर महीने 10,000 करके सेव करूंगा, एक साल में मेरा 1,20,000 के आसपास हो जाएगा, तो मैं वो विड्रॉ करके एक एक्टिवा ले लूंगा। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हुआ। तो विद इन 1 ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो वो शॉर्ट टर्म काउंट होगा। 1 to 5 ईयर्स में अगर आप वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो या रखते हो 1 to 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए तो वो मिड टर्म होता है। मोर देन 5 ईयर्स रहा तो लॉन्ग टर्म होता है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ 10 साल बाद मैंने एक प्लान किया है कि मुझे एक अच्छा घर खरीदना है, तो मैं करंटली एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा म्यूचुअल फंड्स में कि हाँ भाई मैं 15,000 10,000 या 20,000 जो भी मेरा गोल होगा डिपेंडिंग ऑन दैट
कि इतना मैं अभी से सेव करूंगा तो 10 साल बाद जाके मैं वो पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे काम आएगा। तो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन आपका गोल कितना है। हाँ, वैसा नहीं है कि आपने गोल बनाया तो आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने गोल बनाया था 10 साल के लिए, बट बीच में मुझे लिक्विडिटी फंड्स की जरूरत पड़ गई, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ डिपेंडिंग कि मार्केट में कितना ग्रोथ है या कितना डिक्लाइन है। रिस्क टॉलरेंस लेवल, मैंने अभी भी जस्ट बताया कि हर एक का रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अपना अलग अलग होता है। कोई कम रिस्क बेयर करना चाहता है, कोई ज्यादा रिस्क बेयर कर सकता है। अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा रिस्क बेयर करके ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि हाँ, जो रिस्की पोर्टफोलियो होगा या रिस्की फंड्स होंगे वहां मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मुझे अगर रिटर्न्स ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच कैसा है। अगर आपको कंजर्वेटिव अप्रोच है तो आप क्या बोलोगे, एफडी में करता हूँ 6 to 7% मिल रहा है, बट ठीक है, सेफर इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम कंजर्वेटिव अप्रोच में ये कर सकते हैं कि प्रेफर स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूअस मिल रहा है, मिनिमम वॉलेटिलिटी है, कि यहाँ पे चांसेस ही नहीं है कि कहीं आपका लॉस हो, या बहुत कम चांसेस है अगर बैंक ने कुछ अनइवन कर दिया तो, जैसे कोई स्कैम वगैरह होगा तो भी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई आपको सेफ करके देता है कि एटलीस्ट इतना तो आपका सेफ है। मॉडरेट बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सेफ्टी, मॉडरेट अप्रोच ऐसा है कि हाँ भाई, थोड़ा भी मीन्स एकदम भी सेफ नहीं खेलना, मुझे 6% 7% नहीं चाहिए, मैं 10-12% 15% में खुश हूँ, तो मैं थोड़ा रिस्क भी लूंगा और बैलेंस रखूंगा कि ज्यादा रिस्क भी ना लूं और फंड्स भी मेरे को एक सफिशिएंट मिलते रहे। हाई रिस्क रहता है एग्रेसिव, अब मुझे 30% का रिटर्न चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए, तो मैं थोड़ा एग्रेसिव जाऊंगा। जैसे अभी रिसेंट में स्मॉल कैप फंड्स के लिए था कि एक बबल बना था स्मॉल कैप फंड्स का, तो उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, 33, 35, 40% तक रिटर्न्स दे रहे थे, बट अभी वो बबल फिलहाल क्रैश हो गया, अभी वो कम रिटर्न दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर मुझे एग्रेसिव अप्रोच अपनाना है, ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो एग्रेसिव अप्रोच के लिए मैं जा सकता हूं। यहाँ पे 2 कोट्स मैंने डाले हैं। हाँ, अब इसकी ये नहीं ले सकता मैं गारंटी, क्योंकि ये मैंने गूगल से ही उठाया है, तो एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज मेरे को 2 लोगों के नाम पे मिला, एक वॉरेन बुफे के नाम पे भी मिला था ये, और दूसरा बेंजामिन ग्राहम के नाम पे भी मिला था। तो ये एक बार अगर आपको किसी और नाम से मिले तो ऐसा नहीं कि हाँ ये गलत है, मेरे को एक मैंने वॉरेन बुफे का लिया था इसलिए मैंने दूसरा बेंजामिन ग्राहम का लिया। तो यहाँ पे वॉरेन बुफेट अगर आपको पता होगा तो नंबर 1 इन्वेस्टर थे और वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी थे कुछ टाइम तक, अभी वो फिलहाल पीछे आ गए, टॉप 10 के बाहर है, बट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन हासिल की थी। तो नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। जैसे अभी हम जनरली सब सैलरीड पर्सन है, तो ये हमारा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हुआ, तो कभी भी एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि कैसा होगा, एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो उस केस में आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा कि आप कुछ ग्रो कर सको, लिमिटेड रहोगे। बट वही अगर मैं अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है अभी मैं करंट सिचुएशन में थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़े, बट 5 साल 10 साल बाद जब एक लमसम फंड क्रिएट होगा और उससे जो रिटर्न्स आएंगे तो मेरा एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जाए। तो वहां पे क्या होगा, ऐसा सिर्फ एक सोर्स के लिए ना, आप मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करो, ताकि अगर मेरा एक सोर्स कभी बंद भी हो जाए, फॉर एग्जांपल कोविड, जिनके पास भी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था, सैलरीड थे, उस केस में क्या हुआ, अगर कंपनी ने आपको निकाल दिया, जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हुआ कि कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उस केस में क्या हुआ, या तो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके गाँव जा रहे थे, तो वहां पे डिफिकल्टी है। बट अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका शॉप हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है, रेंटल इनकम आ सकता है, तो उस केस में आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, और करंट सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आप किसी भी चीज के लिए अगर पे कर रहे हो तो देखो वो वैल्यू आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं ये प्रोजेक्टर के लिए 10,000 पे कर रहा हूं तो क्या वो वर्थ है उसके वैल्यू के? अगर वर्थ है तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं 10,000 अगर पे कर रहा हूं और वो मुझे आउटपुट 5,000 का ही दे रहा है तो वो वर्थ नहीं है। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइस 10,000 पे किया तो उसका वैल्यू भी 10,000 है। तो प्राइस इज व्हाट यू पे, आपने पे तो कर दिया, बट क्या वो उसके वर्थ का है या नहीं है वो भी डिपेंड करता है। तो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट फॉर इट। स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन बाय। हमारे पास पैसा आता है तो हम पहले क्या सोचते हैं, हमें क्या खरीदना है। हम ये नहीं सोचते कि हमें वो इन्वेस्ट करना है। अगर मैं इन्वेस्ट करके उससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूं तो वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से मैं वो वापस चीज खरीद सकता हूं। तो पहले ये सोचो कि मैं सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूं, फिर वहां से जो इनकम जनरेट हो उससे मैं कुछ खरीदूं।
मीन्स ऐसा नहीं कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज उसके लिए सेक्रीफाइस करें, बट स्टिल फाइनेंस में एक नॉर्मल रूल है कि जो भी आपका इनकम हो उसका 20% सेविंग्स आपको मिनिमम करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, हम पहले एक्सपेंस आउट करते हैं, बचा खुचा सेव करते हैं, बट फाइनेंस में ऐसा बोलते हैं कि पहले आप 20% सेव कर लो, फिर उसके बाद जो बचा उसमें अपने एक्सपेंसेस डिवाइड करो। तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक्सपेंस कर लिया, अब एक्सपेंस करने के बाद मैंने 100 रुपया अर्न किया था, उसमें से 5 रुपया बचा मेरे पास तो वो मैं सेव करूंगा, वैसा नहीं। पहले आप 20 रुपया सेव कर लो, बचा हुआ 80 रुपीज में से आपको एक्सपेंस कैसे करना है वो डिसाइड करो। तो मिनिमम 20% आपका सेविंग्स होना चाहिए, जो भी आपका करंट सैलरी या करंट इनकम है उसका। तो यहाँ पे वही बोला, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन बाय, स्टार्ट थिंकिंग व्हाट योर मनी कैन अर्न। आपका पैसा आपको पैसा कैसे जनरेट करके दे सकता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो पैसा आ रहा है उससे आप अपनी नीड्स की या लग्जरी की चीजें खरीद सकते हो। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे एक डिसिप्लिन के लिए रूल बोला है कि ग्रेट इन्वेस्टर्स फॉलो टाइमलेस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, पेशेंस। तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। ग्रेट इन्वेस्टर्स फॉलो टाइमलेस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपने इन्वेस्ट कर दिया उसको फिर देखो मत। अगर आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हो तो टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करो कि आपने जो इन्वेस्ट किया वो सही जगह किया या नहीं किया। डिसिप्लिन रहो, मैंने आज इन्वेस्ट किया कल नहीं किया तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो आपका फोकस है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से रेगुलर मेंटेन रखो। वो पेशेंस रहना चाहिए। अरे आज लॉस हो गया, मैं निकाल देता हूँ पूरा पैसा, नहीं तो डूब जाएगा, वैसा नहीं। आज लॉस है वो कल ऊपर आएगा ही आएगा, तो पेशेंस रखो। नॉलेज होना चाहिए आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के बोलने पे मत जाओ कभी भी। आप अपना खुद का रिसर्च करो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करो। एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। वैसा नहीं कि कोई कंपनी लॉस में जा रही है और फिर भी मैंने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है। आपको ये नहीं करना है कि पेशेंस खो देना है, बट रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटी भी होनी चाहिए। कंपनी लॉस में जा रही है मतलब फ्यूचर में भी ऐसा चांसेस है कि वो लॉस में ही रहेगी, तो उस केस में आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो तब तक रुको, वरना निकल जाओ वहां से। तो वैसा भी होना चाहिए। थैंक यू सुनने के लिए। आई फिनिश माय प्रेजेंटेशन।